चलिए बेटा, आज हम लोग को क्या सीखना है, नया चैप्टर करने वाले हैं आज, राइट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आपको? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी चीजें देखी है उसको आपको ध्यान में रखना है, राइट, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगा तो वो सारे ही कॉन्सेप्ट आपको यूज होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें हम लोग वर्क डन, बचपन से सीखते आ रहे हैं, 5वीं क्लास से सीख रहे हैं आप लोग वर्क डन क्या है, राइट। तो वर्क डन किसको बोलते हैं हम लोग? बच्चे लोगों का जो डिफिनेशन है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एंड एनर्जी एंड वर्क इज सेम थिंग। वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे कि वर्क एनर्जी क्या रिलेशन है और किस तरीके से कन्वर्जन होता है। यानी आप जो खाते हैं उससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और फिर आप क्या करते हो? वर्क करते हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? तो यहाँ पे वर्क और एनर्जी क्या है? दोनों ही एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड टर्म है। और यहाँ पे फिर पावर आ जाता है। पावर का मतलब क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने का जो रेट होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, और इसी का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है या फिर एनर्जी स्पेंड करने का जो रेट है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पावर बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? पावर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें वर्क क्या होता है उसको डिफाइन करें, राइट। फिर आप जैसे 9th क्लास में आ गए तो अगर आप वर्क पढ़ते हो तो आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस आपने पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद और एडवांस में गए तो फिर हम लोगों को उसकी वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना जरूरी है, राइट। तो हम लोग इसको ध्यान से देखें, वर्क हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, राइट। 9th क्लास के बुक में अगर आपने देखा तो वर्क कैसे लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसी को ध्यान से और अच्छे से हम समझे तो इसको कैसे समझा जा सकता है? समझो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक ब्लॉक है, राइट। इस ब्लॉक पे आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, जिसकी अमाउंट क्या है? एफ है। एफ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस ब्लॉक ऑफ मास एम, राइट। फोर्स लगाने के बाद क्या होता है? हम ये मान रहे हैं कि यहां से बॉडी जो है थोड़ा डिस्प्लेस कर जाता है, राइट, यहां पे आ जाता है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस है। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस है। एस अगर चल जाती है, ठीक है, फोर्स लगाया आपने, बॉडी डिस्प्लेस करता है और एस डिस्टेंस चलता है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ? अच्छा, वर्क डन रिलेटेड टू व्हाट? दिस फोर्स। ये फोर्स ने कितना काम किया, राइट। वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या लिखेंगे आप? एफ इंटू एस लिखोगे। क्या लिखेंगे? एफ इंटू एस लिखेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। मगर इसी में अगर हमने फोर्स अगर किसी दूसरे तरीके से लगाए, राइट, यहां पे ब्लॉक है और फोर्स आपने कैसा लगाया? फोर्स आपने इस तरीके से किसी एंगल पे लगाया, समझो यहां पे हमने बोला एंगल थीटा, राइट। तो F force is applied on the block of mass m, right, in such a way that it makes an angle theta with respect to horizontal direction। और horizontal के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। जैसे फोर्स लगाएंगे तो यहां पे क्या होगा बेटा? अगेन हम ये मान रहे हैं कि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। m मास का बॉडी था, ये यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई, राइट। जैसे यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमने यहां पे क्या लिखा? हमने फार्मूला देखा है, हम क्या कर सकते हैं? यहां पे जो भी फोर्सेस है उसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे एंगल थीटा है, राइट। तो इसको हमने क्या किया? फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। वन कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट इज व्हाट? एफ साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट ले लिया। तो क्या किया हमने? इस फोर्स को रिजॉल्व किया दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बात समझ में आ गई? अब यहां पे देखो, यहां पे जब आप फार्मूला पढ़ रहे थे, जब आप छोटे क्लास में 9th क्लास में हो, तो आपने पढ़ा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मगर हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर बताना है तो आपको और भी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्स तो लिखा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, अगर एफ एस यहां पे लिख दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस सिचुएशन के लिए अगर आपने एफ एस लिखा तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि डेफिनेशन में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया और हमने क्या लिखा? वर्क डन बाय द फोर्स
राइट, इज गिवन बाई प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्शन के साथ होगा, मगर कौन सा फोर्स? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हमको लेना है, जो जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, राइट। यानी इस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है तो ये फोर्स हमारे काम का है और ये फोर्स हमारे काम का नहीं है, यानी ये वर्क डन नहीं दे रहा, ये वर्क डन दे रहा, ठीक है। इसी को और मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कैसे, समझो। यहां पे लिखा हमने फोर्स एफ कॉस थीटा क्या है? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा हमने एस, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको और जनरलाइज किया गया, इसको क्या किया गया? और जनरलाइज किया गया, और इसको लिखा गया एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्या लिखा गया? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी वर्क डन इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन बोलेंगे। तो वर्क डन क्या दिख रहा है आपको? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एस। अच्छा, हमने वेक्टर तो पढ़ा है, और वेक्टर में हमने स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ा और वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ा। स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटा, याद होगा आपको? तो हमने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे वही चीज तो आया था आपके पास, इसीलिए हमने उसको इस तरीके से लिख दिया, करेक्ट। और हमको मालूम है कि वर्क क्या है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये देखो एफ डॉट एस को आप क्या लिखते हैं? एफ लिखते, एस लिखते और कॉस थीटा लिखते। अच्छा, यहाँ पे थीटा हमने क्या पढ़ा था? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बराबर है। तो यहाँ पे ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको अगर मैं यहाँ पे साइड में निकालूं तो ये फोर्स वेक्टर था बेटा, राइट, और ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, और ये एंगल क्या था? थीटा था, राइट। तो एकदम हूबहू जो हमने वेक्टर में पढ़ा है उसी तरीके से हमने इसको रिजॉल्व करके भी देखा, और इस तरीके से हमने उसको फार्मूला पे कन्वर्ट करके भी देखा। तो W क्या है? W इज व्हाट? वर्क डन बाय द फोर्स F। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, एंड वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसकी SI यूनिट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे बेटा? आगे जाते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। हर एक चीज जहां पे आपको समझ में नहीं आए वहां पे पूछ लेंगे, राइट। छोटा सा चैप्टर है, मगर प्रॉब्लम आते हैं तो बनते नहीं है, राइट। तो वर्क पावर एनर्जी इज द वेरी वेरी short chapter, small chapter, but the problem are having different standards, so that's why sometimes people are not able to solve the problem। तो उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, देख ले। तो अभी क्या बोला हमने लिखा वर्क को फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं, राइट। क्या बात कर ले हम लोग? SI यूनिट की बात करें, ठीक है। SI यूनिट लिख रहे हैं। SI यूनिट लिखना हो तो क्या करेंगे? SI यूनिट तो ऐसे हमको मालूम है क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है बेटा? जूल, राइट। और भी इसके यूनिट होंगे, CGS यूनिट होगा। CGS यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? अर्ग लिखते हैं, राइट। अच्छा, जूल को ही हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर लिखते हैं। फोर्स क्या आ जाएगा? न्यूटन में। डिस्प्लेसमेंट किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। उसी तरीके से अर्ग को क्या लिखेंगे आप? डायन सेंटीमीटर लिखोगे, बराबर। फिर आपने कन्वर्जन भी पढ़ रखा होगा। क्या पढ़ रखा है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, या फिर आप बोल सकते हैं 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, ठीक है। और भी क्या है? वर्क डन और एनर्जी रिलेटेड है, तो यहां पे और भी वैल्यूज हमने देखे हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा आपने। अच्छा, अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं
तो देखें ध्यान से, ये सारे जो लिखे हमने वो कहां से आए, इसके फंडामेंटल यूनिट टर्म से आए। तो फंडामेंटल टर्म में क्या लिखोगे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क in terms of fundamental quantity। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में अगर हमने लिखा तो क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे फंडामेंटल के टर्म में, देखो W इज इक्वल टू फोर्स लिख रहा है इनटू क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, राइट। अच्छा, फोर्स को क्या लिखेंगे आप, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। मास लिखा हमने, फिर क्या लिखा हमने, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, राइट, इंटू डिस्प्लेसमेंट। और क्या लिख सकते हैं, मास, वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसी को लिखा, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, केजी, इसकी मीटर स्क्वायर और इसका पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं आप, केजी मीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने फंडामेंटल यूनिट के टर्म में देखा, राइट। इससे समझ में आता है, कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम हमको इस तरीके से पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स उसमें ज्यादा है, राइट, और आप फार्मूला पढ़ के बैठे हुए, तो फार्मूला आप कैसे लगाओगे, वो कैसे समझ में आएगा, जब आप सारे ही रिलेशन विद फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक आ गए हम लोग, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने वर्क डन बोला, हमने वर्क डन क्या बोला, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब वर्क डन को हम लोग डिवाइड कर लेंगे मेजर ग्रुप में, कौन कौन से, विद कांस्टेंट फोर्स, विद कांस्टेंट फोर्स और विद वेरिएबल फोर्स। कहने का मतलब क्या है, आपको दो तरीके के क्या आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक मेजरली जो आता है वो क्या आता है कि अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क डन कितना होगा, या फिर वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क डन कितना आएगा। अगर जेई में आप जाएं, अगर जेई का प्रॉब्लम देखें तो मोस्टली प्रॉब्लम इज फ्रॉम वेरिएबल फोर्स, राइट। नीट की तरफ अगर जाएंगे तो मोस्टली क्वेश्चन कहां से आते हैं, कांस्टेंट फोर्स से आते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्ट समझना जरूरी है, राइट। ये बेसिक पार्ट हो गया विद कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, जैसे ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके क्या हो सकता है कि रिलेशन जो है आपके पास, वो सारे रिलेशन के बेसिस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको मालूम है, क्या मालूम है हमको, v इज इक्वल टू, पहला u प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। करेक्ट है, तो ये समझ में आ गया। जैसे ही वेरिएबल फोर्स में आ जाएंगे, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगेगा, राइट। अच्छा, जब भी ऐसे सिचुएशन आएंगे तो इंटीग्रेशन सब यूज होता है, हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस देखे हुए, काइनेमेटिक्स में हमने देखा था, है ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट देखा था और कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखा था। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये सारी चीजें आप यूज कर रहे थे, और वेरिएबल में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिलेशन, बराबर है क्या। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन को ध्यान से देखें धीरे धीरे। तो W इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा हमने, वर्क डन, राइट। ये हमने लिखा Fs cos थीटा लिखा, Fs cos थीटा लिखा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। ये हम कौन सा ले रहे हैं, विद कांस्टेंट फोर्स। हम ये मान रहे हैं कि F क्या है,
कांस्टेंट है, राइट। तो हमारा पहला आ गया फर्स्ट, वी विल डिस्कस ऑल द डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कांस्टेंट फोर्स। तो यहां पे लिखा हमने F इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं आप, तो F क्या है? कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो सकते हैं, सिंपली हम उसको देखें। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम लगाते समय आपने ये सारी चीजें ध्यान रखी, ठीक है। हम ले लेते हैं बेटा कि F किसी भी डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइट। इसके दो कंपोनेंट हमने लिए थे, एक बोला था हमने F cos थीटा और एक हमने बोला था F sin थीटा, ये एंगल था थीटा, राइट। और इसी डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट SB है, करेक्ट है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपने लिखा, हमने फार्मूला ये वाला यूज किया। तो यहां पे देखो F तो कांस्टेंट है, F क्या है? कांस्टेंट है। और S कैसे निकाला जा सकता है? अगर F कांस्टेंट है तो S आप कहां से निकाल सकते हो? यहां से निकाल सकते हो और यहां से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे समझ में आया, इफ F is constant, S can be related to, बहुत हुआ तो क्या करेगा? इन दोनों पे बेस पे आपको देगा, राइट। कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आप? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², और यहां पे क्या आ जाएगा? V² माइनस U² इक्वल टू 2AS, बराबर है। चलिए अब देखो S यहां से निकाल सकते हैं, ये भी आपको क्या मिल जाएगा? तो बचा कौन सा? भी cos थीटा बचा। क्या बचा? cos थीटा। cos थीटा को एनालाइज करते हैं, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो क्या आ जाएगा? आप क्या बोल सकते हो? वर्क डन डिपेंड्स ऑन किस किस पे? फोर्स अप्लाइड, दूसरा बेटा डिस्प्लेसमेंट, राइट, और तीसरा एंगल cos थीटा, यानी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है? कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया। अब हम इस पे फोकस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं डिफरेंट केसेस फॉर थीटा, राइट। तो यहां पे लिखा हमने केस फर्स्ट में लिख रहा हूं मैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल, क्या? पैरेलल। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर पैरेलल, ये दोनों क्या है? पैरेलल, या फिर इन सेम डायरेक्शन, और क्या बोल सकते हो? इन सेम डायरेक्शन बोल लो, या फिर क्या बोल दो? पैरेलल है। दोनों भी कैसे वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर है। अच्छा, पैरेलल वेक्टर है तो थीटा क्या हो जाएगा? केस फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए, तो क्या लिखा? W इज इक्वल टू FS cos 0 डिग्री। cos 0 कितना हो जाता है? 1, यानी आपको क्या मिलेगा? F इंटू S मिलेगा। क्यों? cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या मिला बेटा? मैक्सिमम मिला। तो WFS ये क्या है? मैक्सिमम वर्क डन, राइट। इसको मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन भी बोलते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन। तो किसी ने पूछा कि मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, तो आप क्या बोलेंगे? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। फिर लिखा हमने केस 2। केस 2 क्या लिखा हमने? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक काम करें, 0 डिग्री, 0 से क्या हो? बड़ा हो, एंड लेस देन 90 डिग्री, एंड लेस देन 90 डिग्री।
ठीक है, एक सिचुएशन आएगा जहां पे थीटा जो एंगल है, यानी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, वो एंगल क्या हो, जीरो से बड़ा हो। अच्छा, जीरो इक्वल तो ले चुके हैं हम लोग, तो यहां से इक्वल टू का टर्म हटा देता हूं मैं, है ना, क्योंकि स्पेशली हमने तो लिखा ही है वहां पे, क्या बराबर है क्या? ठीक है, तो यहां पे देखो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, यानी एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, उसको एक्यूट एंगल बोला हमने। अच्छा, एक्यूट एंगल बोला तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉस थीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा तुम्हारा, डब्ल्यू इज पॉजिटिव, डब्ल्यू इज पॉजिटिव। समझ में आ रही बात, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस नंबर थर्ड, केस 3, 0 डिग्री ले लिया हमने ठीक है, और 0 90 के बीच में भी ले लिया हमने। अब हम लोग क्या करें, 90 डिग्री ले लेते हैं। क्या ले लें, केस थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो W इज इक्वल टू, फिर से क्या लिखा हमने, एफ एस कॉस 90 डिग्री। अच्छा, कॉस 90 कितना आता है, 0 आता है, कॉस 90 0 आ जाता है, तो कॉस 90 0 आ गया, तो W किसी को भी मल्टीप्लाई करे 0 से तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यूनिट आपको लिखते जाना है, सभी क्या है, जूल में, राइट, जूल लिखना ना भूलें। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया बेटा, 0 जूल आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, 0 होती। बहुत बढ़िया। फिर हमने लिखा केस फोर्थ, केस फोर्थ लिखा। फोर्थ केस में क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री से छोटा, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा अगर लेते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, W फिर से लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, राइट, एंड वी नो दैट व्हेन थीटा इज इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, द एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां पे जो भी दिखेगा वेक्टर वो कहां पे दिखेगा आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट में दिखेगा। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, राइट। तो साइन के जो भी साइन हो या उसका रेसिप्रोकल हो, वो सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस और बाकी जो टर्म होंगे उसके रेसिप्रोकल टेन और उसके रेसिप्रोकल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे आपने क्या बोलोगे, W इज इक्वल टू, यहां पे नेगेटिव वर्क डन, राइट, मैग्नीट्यूड यहां से मिलेगा, मगर वर्क डन कैसे है, नेगेटिव है, तो यहां पे लिख दिया वाई, बिकॉज कॉस थीटा इज नेगेटिव। कॉस थीटा क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया यहां तक, राइट। अच्छा, हम सिचुएशन को देखें, क्या करें हम लोग, सिचुएशन को भी देखते हैं। सिचुएशन का देखने का मतलब क्या है कि ये जो सिचुएशन हमने लिखा है, कंडीशंस लिखे हैं, उसके सिचुएशंस कैसे बनेंगे। 0 डिग्री है का मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास m है, आपने फोर्स इधर लगाया F, और बॉडी भी इधर ही चल रही है, तो ये S वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। तो देखो दोनों के बीच में क्या है, एंगल 0। समझ में आ रही बात, क्लियर है क्या। अच्छा, इसी समय ऐसा भी तो हो सकता है, इंक्लाइन प्लेन का सवाल हो गया, राइट, ये क्या हो गया, एंगल थीटा, और यहां पे आपने ब्लॉक रखा है और फोर्स F इधर लगा रहे, तो बॉडी भी तो इधर ही चलेगी। जब बॉडी इधर चलेगी तो S वेक्टर भी क्या है, इधर ही है, यानी यहां पे भी क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन Fs मैक्सिमम होगा, राइट, क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो जब भी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में दिखेंगे, दैट विल बिलोंग्स टू फर्स्ट केस, पहले केस में दिखेगा आपको। सेकेंड केस में देखो, जब थीटा एंगल क्या है,
0 और 90 के बीच में है। तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे हो सकता है आपका एक ब्लॉक है जिसका मास m है और यहां पे फोर्स F है और ये एंगल थीटा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर में देखो एंगल कितना है, थीटा है, विच इज इन बिटवीन 90 एंड 0, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे इंक्लाइन प्लेन पे भी बना सकते हैं आप, इंक्लाइन प्लेन बनाओ, राइट। इंक्लाइन प्लेन बनाया आपने, ओके, ये इस तरीके से रखा और फोर्स ऐसा लगा रहे हैं आप, ये होगा थीटा और ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बराबर है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड केस में देखें 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या केसेस बन सकते हैं आपके पास, ये ब्लॉक है, राइट, ये mg फोर्स है, mg फोर्स और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये क्या है, फोर्स वेक्टर है, बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, बराबर है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और क्या हो सकता है कि आप अपने सर के ऊपर कुछ लेके जा रहे हो तो mg क्या होगा, नीचे होगा और आप चलेंगे इधर तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, जबकि हम माथे पे लेके जा रहे हैं तो हम तो काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो हम काम तो कर रहे हैं, उसी का तो पैसे लेते हैं लोग, राइट, सामान उठाने का पैसा लेते, फुकट है। तो फिजिक्स ये बोलता है, ये फिजिक्स में है। इन जनरल अगर आपने उसको बोला कि अरे तुमने तो कुछ काम किया ही नहीं है, तो ज्यादा फिजिक्स उसको दिखाएंगे तो आपको महंगा पड़ सकता है, राइट। तो इसलिए आपको क्या है, फिजिक्स में ही फिजिक्स लगाना, जनरल में, जनरल टर्म्स में नहीं करना। तो ये अगर आप हैं और आप काम कर रहे हैं, मेहनत करो, पसीना निकल रहा है आपको, मगर इसके हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से देखें तो आपके ऊपर जो वेट है किसी चीज का वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बीच में एंगल कितना बना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का एंगल 90 डिग्री, यानी वर्क डन क्या है, 0। तो यहां पे भी वर्क डन 0, यहां पे भी 0 है। और एक केस आएगा, समझो ये क्या है, अर्थ है, मून है या कोई सैटेलाइट, राइट, ओके, और उसके, ये अर्थ ले लिया हमने और उसके अराउंड कोई सैटेलाइट जो है वो क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ये इस तरीके से घूम रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में हमेशा वर्क डन 0 देता है, ये याद रखना है आपको, ध्यान में रखना, राइट। समझ में आ रही बात, अगर हम किसी रस्सी को बांध के इस तरीके से घुमाए तो टेंशन हमेशा वर्क डन 0 देगा, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं आप, बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जा रहा है हमारे पास एंगल का, और एंगल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसका आंसर हम लोग गलत कर देते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू सर्च एफ वेक्टर, एस वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम, ये तीनों का खोज करना है हमको, कि दोनों के बीच में फोर्स वेक्टर किधर है, राइट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है और दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर एंगल आप मालूम कर लेते हो तभी आप cos थीटा लगा पाएंगे, और ये तीनों चीज अगर आप मालूम करते हो तो आपका 101% प्रॉब्लम गलत होने वाला नहीं है, नहीं तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। एक काम करो, यहां तक लिखेंगे फिर आगे करते हैं। चलिए लिख लिया बेटा, ठीक है। अच्छा, अभी केस कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, 90 से 180 तक का देख लिया। अब क्या करें, केस 5 ले लेते हैं, केस 5। फिफ्थ केस में देखें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर हो जाए थीटा तो क्या आ जाए, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस 180 डिग्री लिखेंगे। अच्छा, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, वेरी गुड। तो cos 80 डिग्री लिख दिया तो ये आ जाएगा -f इंटू एस आ जाएगा, क्यों,
cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। करेक्ट है। चलिए, तो यहां पे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम फोर्स इन नेगेटिव साइन। ये क्या है, नेगेटिव मैक्सिमम फोर्स है, नेगेटिव मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आ गया बेटा कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन क्या हो सकता है, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री के इक्वल, राइट, और उससे बड़ा और 90 से छोटा होगा। और क्या हो सकता है, कैन बी, वर्क डन कैन बी 0 कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड वर्क डन इज नेगेटिव कब हो सकता है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं। अच्छा बेटा, इसका ग्राफ भी देख सकते हैं आप, एग्जाम में ग्राफ भी आता है। तो ग्राफ अगर आया तो ग्राफ हमको समझ में आएगा क्या, ध्यान से समझो, राइट। ये हमने लिखा थीटा और ये हमने लिखा कॉस थीटा। कॉस थीटा का ग्राफ बना देंगे, है ना। तो कॉस थीटा का ग्राफ बना लो, क्या आ जाएगा यहां पे, ये आ जाएगा आपको, राइट, ये कितना हो गया 1। ठीक है, कहां पे 1 था, मैक्सिमम जब 0 डिग्री था, एफएस था, राइट। 1 का मतलब ये क्या हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ रही जब थीटा इक्वल टू 0 था। फिर क्या है यहां पे 0 यानी 90 डिग्री, ये 0 डिग्री होगा, और ये 180 डिग्री। तो मैक्सिमम कहां पे, ये -1। समझ में आ रही बात। तो इतना फिगर आपको ध्यान में रखना है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ एफ एस आ जाएगा, यहाँ पे -FS आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और बीच में कहीं पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। तो ग्राफिकली हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और देखो यहाँ पे और कैसे केसेस बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे केस कैसा रहेगा, यहाँ पे केस रहेगा, समझो फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, राइट, और फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है वो समझो। यहां पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, बॉडी इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कैसा आ जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री, तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा, एक एक करके हम फोर्स लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, छोटे छोटे प्रॉब्लम कर ले टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्क डन एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय यूजिंग द फार्मूला, राइट। अलग अलग फार्मूला हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो वर्क डन को समराइज करें तो W इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा बेटा, FS cos थीटा लिखा। फिर इसी को हमने क्या लिखा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर लिखा, राइट। फिर हमने इसकी SI यूनिट लिखी, SI यूनिट क्या लिखी, न्यूटन पर, न्यूटन मीटर, नॉट पर, न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, CGS लिखा हमने, CGS यूनिट, CGS यूनिट क्या लिखा बेटा हमने, डायन सेंटीमीटर, राइट, और क्या लिखा, अर्ग लिखा। ठीक है, फिर हमने थीटा के केसेस दिखे, अलग अलग केसेस देखे हमने थीटा के। अब हम इस पे छोटे छोटे प्रॉब्लम करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्ड होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का, और यहां पे जो एंगल है ये है 37 डिग्री, इसकी मास क्या है 5 kg है, कितना मास है ये, 5 kg है। समझ में आ रही बात, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है वर्क डन, वर्क डन। अच्छा, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस।
ठीक है, तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाई द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, राइट, वे इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना वर्क डन ये करेगा। ठीक है, चलो करा जाए क्या, इसको करते हैं, ध्यान से करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा हमारे पास, अभी तक हमने पढ़ा क्या है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड। जैसे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं आप। पहले रेस्ट पे था, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, यू इक्वल टू 0, यू इक्वल टू 0। ठीक है, 5 सेकंड में कितना वर्क डन करेगा फोर्स, ये बताना है आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूला अगर लगाना है तो W इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ एस कॉस थीटा। थीटा आपको दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ है, एस आपको मालूम करना है। कितने देर में, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में एस निकाल लेंगे कैसे, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी मूव कर रही है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूटी और प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या होगा बेटा, 0, करेक्ट है। ए भी मालूम होना चाहिए आपको, तो ए निकल जाएगा फोर्स अपॉन मास। कौन सा फोर्स, जो इसको चला रहा हो। बात समझ में आ रही है, सारा चीज हमने किया है, करेक्ट है। तो देखो यहां पे हमको क्या करना है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी। ये कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन, करेक्ट है। ये आ जाएगा रिएक्शनरी फोर्स आर, ये आ जाएगा एफ कितना, कॉस 37 डिग्री। एफ की वैल्यू क्या है बेटा, पुट कर लो, एफ की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये हो गया 10, और यहां पे और आ गया कितना, 10 साइन 37 डिग्री, 10 साइन 37 डिग्री आ गया, बराबर है। ठीक है, तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो रिएक्शनरी फोर्स का और इसका कोई काम नहीं है, तो वर्टिकल फोर्स आर बैलेंस। बचाइए, इसके कारण से बॉडी जाएगी ए एक्सेलरेशन से, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसी में एम से डिवाइड कर देते, तो गलती हो जाएगी। यहां पे लिखा हमने, क्या लिखा, 10 कॉस 1 लिख दिया क्या, हाँ, तो 10 कॉस, यहीं पे लिख लेता हूं, 10 लिखा, कॉस 30 बोले तो 4/5, 4/5, 4/5, 5 दूना 10, यानी 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ कौन सा, एफ नेट लिख दे रहा हूं, एफ कितना लगा 8 डिवाइडेड बाय एम कितना, एम इज मास 5 kg, तो कितना आ जाएगा 16×5 = 80, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे रख दो, तो एस इक्वल टू कितना निकाला बेटा, हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, ये कितना होगा 0.8, राइट। 25 8 200 होता, यानी कितना होगा 20 मीटर, कितना आएगा 20 मीटर आएगा ना, ठीक है 20 मीटर आ गया। अब 20 मीटर आ गया और इसी डायरेक्शन में ही लेना है तुमको, ये 20 मीटर इधर से चलेगा ना, यहां से कितना चला, ये 20 मीटर चला है। तो वर्क डन क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट विद इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आपने निकाला, ये कितना 8 न्यूटन, राइट, और ये कितना, ये 10 इंटू 5 कितना आ गया, 10 इंटू 3/5 लिख दे रहा हूं, 5 दूना 10 यानी 6 न्यूटन। इसका काम नहीं है, 8 न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना 20, तो 8 इंटू 20, 8 दूना 16, 160 क्या जूल, 160 जूल वर्क डन होगा। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा टिपिकल सवाल दिया हमने, आपको कैलकुलेशन करना पड़ा, करेक्ट है। एकदम सिंपल सा सवाल बोले तो क्या रहेगा, सिंपल सा सवाल ऐसा रहेगा कि ये 10 न्यूटन लगाया, ये 37 डिग्री लगाया और ये 10 मीटर चला, बताओ वर्क डन कितना। बच्चों वाला काम क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस
37 डिग्री लिखा। 10 गुना एस कितना 10 गुना cos 37 4/5 5 दूना 10 4 दूना 8 80 क्या जूल बराबर है। इसमें थोड़ा सा हमको क्या एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ा और उसके बाद ये करना पड़ा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ा, बराबर है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, मिक्स कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है चलिए कर लो। तो क्या करो ये पूरा बना लो, ये दोनों भी कर लो। हाँ ये क्वेश्चन भी कर लो और ये क्वेश्चन भी कर लो। कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? नहीं चलिए गुड वेरी गुड। बाकी देखेंगे फिर कल नेक्स्ट।